हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। साल 2008 में एक फिल्म आई थी द डार्क नाइट। ये सिर्फ फिल्म नहीं थी बल्कि इंसानी फितरत पर एक पूरा लेक्चर था। इसी फिल्म का एक सीन है जिसमें जोकर सिविलियंस और क्रिमिनल से भरी दो अलग अलग शिप्स में बॉम्ब लगा देता है। एक शिप में शहर के सारे क्रिमिनल्स मौजूद हैं और दूसरी शिप में सिविलियंस हैं। अब इन शिप्स में सवार लोगों को जोकर दो ऑप्शन देता है, या तो वो पहले बटन दबाकर एक दूसरे की शिप्स को बॉम्ब से उड़ा दें, और अगर दोनों शिप्स के लोग बटन नहीं दबाते हैं तो जोकर खुद इन दोनों शिप्स को उड़ा देगा। अब सिविलियंस के पास ऑप्शन है कि वो खुद को बचाने के लिए क्रिमिनल्स को मार दे, और उन्हें मॉरली भी बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो क्रिमिनल्स हैं। दूसरी तरफ क्रिमिनल्स के पास भी ऑप्शन है कि वो खुद को सेव करने के लिए सिविलियंस को मार दे, और वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो तो पहले ही क्रिमिनल्स हैं। यानी बोट 1 और बोट 2 के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, लेकिन अगर वो कोऑपरेट करते हैं तो जोकर उन्हें मार देगा। दूसरा ऑप्शन है धोखा देने का, लेकिन अगर दोनों शिप्स के लोगों ने धोखा देने का डिसाइड किया और दोनों ने ही बॉम्ब का बटन दबा दिया तो दोनों शिप्स के लोग मारे जाएंगे। अगर बोट 1 बटन दबा देती है तो दूसरी बोट के लोग पहले मर जाएंगे और बोट 1 के लोग बच जाएंगे। और इस केस में जिस बोट के लोगों ने कोऑपरेट करने के बारे में सोचा और बटन नहीं दबाया, ये उनके साथ धोखा होगा। जोकर ने ये डील ऐसी दी जिसमें हर सूरत में गौतम सिटी को बर्बाद होना था, क्योंकि अगर सिविलियंस क्रिमिनल के साथ धोखा कर दे तो सिविलियंस बच तो जाते, लेकिन फिर गौतम सिटी का कोई भी शख्स कभी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाता और सभी एक दूसरे को सिर्फ शक की निगाह से देखते और खुद को बचाने के लिए हमेशा दूसरों को धोखा देते। फिर गौतम सिटी का चैन और सुकून हमेशा के लिए खो जाता। अब दूसरी सिचुएशन में सिविलियंस और क्रिमिनल्स दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के बारे में सोचते हैं, और इसमें हो सकता है कि दोनों बोट के लोगों को जोकर मार देता, लेकिन गौतम सिटी के फ्यूचर के लिए यही सही डिसीजन था कि इस शहर में इंसानियत बनी रहे, लोग आगे भी एक दूसरे पर भरोसा करते रहें। अब इस सीन में दोनों बोट के लोग बॉम्ब का बटन प्रेस करने के इमोशन के एकदम करीब आ जाते हैं, और शायद यही जोकर भी चाहता था कि गौतम सिटी के लोग अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे को धोखा दें। हालांकि इस फिल्म में दोनों बोट के लोग बटन नहीं दबाते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ कि जिंदा रहने की चाहत के बीच भी इन लोगों ने एक दूसरे पर भरोसा किया? शायद जोकर इंसान के अच्छे होने की काबिलियत को कमजोर समझ बैठा था। शायद गौतम सिटी के लोगों के साथ ये खेल खेलने से पहले जोकर ने गेम थ्योरी नहीं पढ़ी थी। पढ़ी होती तो जोकर शायद गौतम सिटी को बर्बाद करने की अपनी जिद ही छोड़ देता। इसी गेम थ्योरी ने हमारी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया था, वरना हिरोशिमा और नागासाकी जैसा हाल पूरी दुनिया का हो जाता। और यही थ्योरी हर रोज हमारे फैसलों में नजर आती है। लेकिन ये गेम थ्योरी है क्या? आज बात इसी पर। गेम थ्योरी को समझने से पहले जानते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। हम में से बहुत से लोगों के लिए मैथमेटिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह है जिसकी अहमियत सिर्फ स्कूल तक है, लेकिन ये एक लाइफ टूल है। एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था कि मैथमेटिक्स लॉजिकल आइडिया से सजी एक कविता है, ये शायरी की तरह है। इसी तरह फेमस इंडियन राइटर और मेंटल कैलकुलेटर शकुंतला देवी का कहना था कि मैथ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे चारों तरफ मैथ्स है। गैलीलियो ने मैथमेटिक्स को नेचर की लैंग्वेज बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमें नेचर को समझना है या उससे बात करनी है तो मैथमेटिक्स की जुबान में ही बात की जा सकती है। तो हमारी लाइफ के हर पल में मौजूद इसी मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स को मिलाकर निकली है ये गेम थ्योरी। दरअसल गेम थ्योरी मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स स्टडीज की एक ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है कि कोई फैसला लिया कैसे जाता है, और एक्सप्लेनेशन में जाए तो गेम थ्योरी के जरिए ये समझने की कोशिश की गई कि हम जब अकेले या फिर ग्रुप में होते हैं तो किस तरह किस सिचुएशन में फैसला लेते हैं, और इन डिसीजंस के पीछे अगर हम मैथ्स लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर फैसले ले पाएंगे, खासकर तब जब हमें रिजल्ट अपने फेवर में चाहिए। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि गेम थ्योरी स्ट्रेटेजी है किसी भी सिचुएशन में एक्ट करने की। अब एक मैथमेटिक्स, फिजिसिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट हुए हैं जॉन वर्न न्यूमैन। उन्होंने 1928 में ऑन द थ्योरी ऑफ गेम्स ऑफ स्ट्रेटेजी नाम से एक रिसर्च पेपर लिखा और इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। फिर उन्होंने जर्मन बॉर्न इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर 1944 में बुक लिखी थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। इसमें उन्होंने गेम थ्योरी को इकोनॉमिक स्टडीज के थ्रू समझाया, लेकिन उनकी यही थ्योरी काम आई अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर को रोकने के लिए। 1947 से 1991 के बीच अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर का दौर था, जिसमें पूरी दुनिया घबराई हुई थी कि इन दोनों के बीच टेंशन की वजह से कभी भी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। 1939 में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने ही वाली थी,
कि गेम थ्योरी ने दुनिया को बचा लिया। दरअसल 3 सितंबर 1949 में जापान के ऊपर यूएस वेदर सर्विलेंस प्लेन WB-29 उड़ रहा था, जो कुछ एयर सैंपल्स कलेक्ट करता है। इन सैंपल्स में अमेरिका को कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। इन्हें समझने के लिए यूएस दुनिया भर के अपने नेवी बेसिस से कुछ और रेन वाटर्स के सैंपल्स मंगवाता है, जिनके बारे में दुनिया के बेस्ट रेडियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और कई साइंटिस्ट से कंसल्ट किया जाता है। अमेरिका को पता चलता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से कुछ आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनकी मैक्सिमम लाइफ 1 या 2 महीने की होती है। इसका मतलब था कि यूएसएसआर ने हाल ही में न्यूक्लियर टेस्ट किया था और अब उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि अमेरिका ने तो उस साल कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, यानी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की रेस शुरू हो गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 1955 में दोनों देशों ने कुल 3000 न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। 1965 तक ये नंबर बढ़कर 37,000 हो गया। 1975 में अमेरिका के पास 27,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो सोवियत यूनियन के पास 20,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे। 1980 में दोनों देशों के पास 60,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे। इसका मतलब ये था कि ये दोनों देश एक बार नहीं न्यूक्लियर वेपन से इस दुनिया को कई बार खत्म कर सकते थे। अमेरिका को ये बात 1950 में ही समझ आ गई थी, लेकिन इसमें किया क्या जाए, क्योंकि दोनों देश प्रिजनर्स डिलेमा से जो गुजर रहे थे। अभी प्रिजनर्स डिलेमा क्या है? अब यह नाम आता है रैंड कॉरपोरेशन का। रैंड कॉरपोरेशन एक थिंक टैंक है जो यूएस की आर्म्ड फोर्सेस के लिए रिसर्च और एनालिसिस करता है। 1950 में रैंड कॉरपोरेशन न्यूक्लियर वेपन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गेम थ्योरी की हेल्प लेने के बारे में सोचता है। उसी दौरान रैंड कॉरपोरेशन के साथ काम करते हुए 2 मैथमेटिशियन एक ऐसा गेम बनाते हैं जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच की टेंशन से मैच हो रहा था। इसी को कहा गया प्रिजनर्स डिलेमा। अब जानते हैं कि असल में इस गेम में होता क्या है। दरअसल पुलिस ने 2 गैंगस्टर पकड़े हैं। अब इन दोनों गैंगस्टर से पूछताछ शुरू होती है और इन्हें अलग अलग जेल में रखा जाता है। अब इनके पास 2 चॉइसेस थी, या तो ये एक दूसरे को धोखा दे या फिर एक दूसरे का साथ दे। लेकिन ये चॉइसेस इतनी आसान नहीं थी। अगर दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं तो दोनों को 5 साल की सजा होगी। अगर दोनों में से कोई भी कन्फेस नहीं करता है और दोनों चुप रहते हैं तो दोनों को सिर्फ 1 साल की सजा होगी। लेकिन अगर कोई एक दूसरे गैंगस्टर के खिलाफ बयान देता है तो वो छूट जाएगा, लेकिन दूसरे वाले को 20 साल की सजा होगी। तो सोचिए आप इन दोनों को क्या सलाह देंगे? मान लीजिए एक धोखा देने के बारे में सोचता है और दूसरे गैंगस्टर के खिलाफ सारे सबूत दे देता है तो वो बच जाएगा। लेकिन अगर दूसरे गैंगस्टर ने भी यही सोचा, उसने भी धोखा देने के बारे में सोचा और उसने भी सारे सबूत पुलिस को दे दिए, तो फिर इन दोनों का जुर्म साबित हो जाएगा और दोनों को 20 साल की सजा होगी। लेकिन अगर एक चुप रहने का डिसाइड करे, मगर इस बात का क्या भरोसा कि दूसरा भी यही करेगा, तो इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में करा क्या जाए, इसी का जवाब दिया गेम थ्योरी ने। अब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच भी कोल्ड वॉर के दौरान यही सिचुएशन चल रही थी। इसीलिए दोनों देशों ने हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। दोनों देशों ने अपना अपना फायदा देखने की कोशिश की, लेकिन दोनों को ही नुकसान हुआ। इसलिए अब प्रिजनर्स डिलेमा से डील करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ढूंढी गई, क्योंकि यह खेल दोनों देशों के बीच बार बार खेला जा रहा था। इसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट एक्सलॉर्ड ने 1980 में एक कंप्यूटर टूर्नामेंट रखा। उन्होंने दुनिया के अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स को बुलाया और इस गेम के लिए अपनी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए कहा। इस टूर्नामेंट में कई स्ट्रेटेजीज शामिल हुई। इस खेल का रूल सिंपल था कि स्ट्रेटेजी कोई भी हो, खेल के आखिर में ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने वाला विनर है। अगर दोनों प्लेयर्स ने धोखा दिया तो दोनों को मिलेंगे 1 पॉइंट्स। अगर दोनों ने साथ दिया तो दोनों को मिलेंगे 3 पॉइंट्स। और जब एक कोऑपरेट कर रहा हो और दूसरा प्लेयर उसे धोखा दे तो उसे मिलेंगे 5 पॉइंट्स और कोऑपरेट करने वाले को मिलेंगे 0 पॉइंट्स। अब इस खेल में एक स्ट्रेटेजी थी, ग्रिम ट्रिगर। इसमें प्लेयर 1 फर्स्ट राउंड में कोऑपरेट करता है और तब तक कोऑपरेट करता है जब तक कि प्लेयर 2 उसे धोखा नहीं देता। लेकिन प्लेयर 2 ने अगर उसे एक बार भी धोखा दिया तो प्लेयर 1 पूरे गेम में धोखा ही देता है। दूसरी स्ट्रेटेजी थी फ्रेगमेंट स्ट्रेटेजी। अब इसमें प्लेयर 1 शुरुआत में कोऑपरेट करता है और अपने अपोनेंट के लास्ट मूव को कॉपी करता जाता है। मतलब जो उसका अपोनेंट कर रहा है प्लेयर 1 वही करता है। लेकिन अगर प्लेयर 2 ने धोखा दिया तो फिर वो भी अपना एक्शन बदल देता है। एक और स्ट्रेटेजी थी क्रेस कैंप स्ट्रेटेजी। इसमें प्लेयर कोऑपरेट करने के साथ शुरू तो करता है लेकिन 50th राउंड में धोखा देता है, ये देखने के लिए कि उसके अपोनेंट का खेल का क्या पैटर्न है या उसके अपोनेंट की कोई कमजोरी तो नहीं है। अब कुछ स्ट्रेटेजीज नाइफ थी जैसे कि अभी बताया, लेकिन कुछ इस खेल में ऐसी भी स्ट्रेटेजी थी जो धोखा देने के साथ ही शुरू होती थी।
इन्हें कहा गया था नेस्टी स्ट्रेटेजी। लेकिन इस खेल में सबसे ऊपर रही नाइस स्ट्रेटेजी और इनमें जीत मिली टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी को, यानी जैसे को तैसा। इसमें प्लेयर 1 कोऑपरेट करने के साथ शुरू करता है और अपने अपोनेंट का जवाब उसी के एक्शन से देता है, यानी धोखे का जवाब धोखा होगा और साथ देने का जवाब साथ देना होगा। एक्सोलॉट को टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी तो मिल गई, लेकिन इसमें एक एरर भी थी। वो एरर सामने आई 1983 में। दरअसल टिट फॉर टैट के जीतने के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी में इस स्ट्रेटेजी का यूज होने लगा। इस स्ट्रेटेजी का यूज हुआ सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर करने के लिए, क्योंकि इससे पहले वो दोनों देश प्रिजनर्स डिलेमा में जो थे। अगर अमेरिका पहले अपने न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय करता तो हो सकता है सोवियत यूनियन उस पर हमला कर देता, और यही सोवियत यूनियन को भी लग रहा था। अगर उसने न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया तो हो सकता है अमेरिका उस पर अटैक कर दे। तो इन दोनों देशों ने प्रिजनर डिलेमा से निकलने के लिए टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी की हेल्प ली और एक दूसरे के साथ देने की पहल की। अब इन देशों ने भरोसे का जवाब भरोसे से देना शुरू किया। इसी का नतीजा था कि 1980 में दोनों देशों ने बात करनी शुरू की और इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी के मुताबिक दोनों देश जमीन से लॉन्च होने वाले मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एग्री हो गए। ट्रीटी में कहा गया कि इस ट्रीटी को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए कभी भी वो एक दूसरे के मिसाइल बेसिस का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी ठीक तो थी, लेकिन इसमें एक एरर आ गई थी। अब इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक साथ देने का जवाब साथ देना था और धोखा देने का जवाब धोखा था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमें कई बार इल्यूजन हो जाए, सामने वाले के एक्शन को हम गलत इंटरप्रिटेट कर लें। हो सकता है कि उसने साथ दिया हो लेकिन हमें गलतफहमी हो जाए और बदले में हम भी उसके साथ धोखा कर दें। ऐसे में सामने वाला भी धोखे का जवाब धोखा देगा और फिर ये कभी ना खत्म होने वाली खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना है, इसी का आंसर मिला 1983 में। दरअसल 1983 में सोवियत यूनियन के एक रडार ने न्यूक्लियर मिसाइल के सिग्नल को कैच किया और उनके कंप्यूटर पर लिखा आया लॉन्च। इसका मतलब था कि अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया था। अब इस रडार ने जिस स्टेशन पर सिग्नल दिया वहां ड्यूटी पर मौजूद थे स्टेनिस्लाव पेट्रोव। अब पेट्रोव के पास चॉइस थी कि वो क्विकली अपने सीनियर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करें और जवाब में सोवियत यूनियन भी अमेरिका पर अटैक कर सके। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती। अब यहाँ टिट फॉर टैट स्ट्रेटेजी में एरर आ गया था, क्योंकि सोवियत यूनियन को लगा कि यूएस ने धोखा दिया और धोखे का जवाब धोखा होता, फिर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती। लेकिन पेट्रोव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शायद ये सिस्टम की कोई एरर है, अमेरिका ने हमला नहीं किया, और हुआ भी ऐसा ही। दरअसल सोवियत यूनियन की सैटेलाइट ने सन की रेडिएशन को मिसाइल की हीट समझकर गलत इंटरप्रिटेट कर दिया था। तो इस एक्शन ने समझाया कि कई बार धोखे का जवाब धोखा देना नहीं होता, हमें कई बार माफ कर देना चाहिए, और इससे निकली टिट फॉर टू टैट। इसमें प्लेयर 1 कम से कम 2 बार प्लेयर 2 के दिए धोखे को माफ करता है। गेम थ्योरी पर कई रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं और ये थ्योरी कई सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये सिचुएशन इतनी कॉमन है कि हमारे आसपास अक्सर मौजूद रहती है। इसीलिए ये थ्योरी कहती है कि फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल की जंग होने के बावजूद भी इस अर्थ पर जानवरों से लेकर इंसान तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब वो एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे पर भरोसा करें। दरअसल टिट फॉर टैट या गेम थ्योरी हर उस जगह है जहां हम हर रोज इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि इस इंटरेक्शन के दौरान हम हर दिन जाने अनजाने में इस खेल को खेलते हैं। अब नेस्टी बनकर हम कुछ वक्त के लिए जीत तो जाएं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि गेम थ्योरी में नेस्टी स्ट्रेटेजी में प्लेयर्स जीत तो जाते हैं लेकिन स्कोर हमेशा कम रहता है। दूसरी तरफ है नाइस स्ट्रेटेजी, जिसमें जीत किसी की भी हो लेकिन दोनों प्लेयर्स का स्कोर अच्छा होता है। तो हम नाइस स्ट्रेटेजी अपनाकर लाइफ में अपना स्कोर हमेशा ऊपर रख सकते हैं। और रियल लाइफ कोई ऐसा गेम नहीं जो हार जीत से तय होता है, ये तो लगातार चलते रहने वाला राउंड है। इसीलिए कोऑपरेट करके, ईमानदार होकर, एक दूसरे को सपोर्ट करके और नाइस बनकर ही हम सर्वाइव कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं आपके सपोर्ट से। तो ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब भी।